अस्सलाम वालेकुम। हम वर्क एनर्जी एंड पावर जो हमारा चैप्टर है उसमें एनर्जी के बारे में कल पढ़ रहे थे. So when we were talking about the energy, we had in the last portion of our lecture we were discussing about the law of conservation of energy. तो उसमें हमने क्या समझा था कि एनर्जी कभी क्रिएट नहीं हो सकती है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, बल्कि ट्रांसफॉर्म हो सकती है या कन्वर्ट, जिसको हम कह सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये चीज़ जहन में रखते हुए हम जब आगे बढ़ते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम इंशाल्लाह जानेंगे. एनर्जी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. अब देखिए, जब हम डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी मौजूद हो बट विच इज पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन. इसका मतलब क्या होता है मैं समझाऊंगा, ठीक है ना, वो भी मैं अच्छी तरह से इंशाल्लाह डिटेल्स में आपको समझाऊंगा. और जब हम इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे किससे, काइनेटिक एनर्जी से, इसमें पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड जो एनर्जी किसी बॉडी में होगी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट बॉडी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, या जिसको हम कहते हैं ड्यू टू द मोशन ऑफ ए बॉडी, मोशन ऑफ ए बॉडी. तो इसका मतलब क्या होता है कि एक मूविंग बॉडी में जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी. The energy associated with a moving body, that is the kinetic energy of that body, and potential energy is due to the position, means if the body is static, मूव नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल रेस्ट में है, एंड ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन. वो भी मैं आपको इंशाल्लाह कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगा विद एग्जांपल. अब देखिए, अगर हम पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन को अलग अलग तरीकों से समझना चाहें तो इसके लिए हमें सबसे बेहतरीन चीज़ जो होता है साइंस में, दे आर एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स के थ्रू हम किसी भी कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं. आप भी लाखों एग्जाम्पल्स ऐसी ले सकते हैं जहाँ पे हम किसी चीज़ को समझ सकते हैं. अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ, देखिए, अगर चूँकि जब हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं, वाटर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसमें विस्कोसिटी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना. फ्लूइड है एक वाटर, और लिक्विड है, चूँकि लिक्विड में कोई शेप भी नहीं होती है, और एक ही जगह पे लिक्विड कभी रहता नहीं है बल्कि फैल जाता है. अगर हम एक हाइट पे, ये एक हाइट है, और यहाँ पे मान लीजिए हमने एक डैम कंस्ट्रक्ट किया, और नीचे से उस डैम के यहाँ पे हमने एक पाइप रखी, ठीक है ना. ये पाइप बहुत ही बड़ी पाइप, ठीक है ना, ये पाइप रखी, और इस पाइप में हमने यहाँ पे एक वैल्यू रखा, गेट वैल्यू. और ये गेट वैल्यू जो है ना, हम बंद भी कर सकते हैं और खुला भी छोड़ सकते हैं, और इस डैम में हमने पानी जमा किया, ठीक है ना. अब देखिए, दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर, दे पोजेस एनर्जी बट दे आर स्टेटिक. ये एक पोजीशन इनने मेंटेन की है. अब ड्यू टू दियर पोजीशन दे पोजेस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी एज ए होल. जो वाटर बॉडी है यहाँ पे, इट पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी. अब जब हम इस वैल्यू को खुला छोड़ेंगे, जो यहाँ वैल्यू छोड़ेंगे, तो दीज वाटर मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट मूविंग ड्यू टू द इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. जो ग्रेविटेशनल पुल अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ करता है सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से, तो उसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स जो है ना बैक वक्त यहाँ से निकलेंगे और ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे. तो व्हेन दे आर मूविंग, अगर हम इन पे कोई भी चीज़ रखें इनके साथ, तो वो उस चीज़ को भी अपने साथ बहा ले जाएंगे. मीन्स दे पोजेस एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअली जो पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी मौजूद थी यहाँ पे ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द वाटर बॉडी, दैट गॉट नाउ ट्रांसफॉर्मड, दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो एनर्जी ना क्रिएट हुई ना डिस्ट्रॉय हुई, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मुंतकिल हुई. और यहाँ पे देखिए, ये दीज मूविंग बॉडी, दीज मॉलिक्यूल्स दे पोजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी ड्यू टू दियर मोशन. तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई. इसी तरह से अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, आप मान लीजिए
कि अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है ना, और स्प्रिंग को मतलब इस शेप में थी और स्प्रिंग को मैंने इस शेप में लाया, मतलब क्या हुआ कि मैंने इसको खींच दिया यहाँ, तो जो ही मैं ये छोड़ता हूँ तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। और अगर मैं इसको ऐसे प्रेस भी करूँ और दबाने की कोशिश करूँ, ठीक है ना, तो जो ही मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करता है। मीन्स जब तक मैं इसको रोक के रखता हूँ, आई हैव अप्लाइड द फोर्स एंड इट एंड आई हैव चेंज्ड इट शेप। तो शेप जब किसी चीज़ की हम चेंज करके रखते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स, एक्चुअली वी आर अप्लाइंग द एनर्जी इन इट एंड दैट एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम इसको वापस छोड़ते हैं तो वापस काइनेटिक एनर्जी में आ जाता है। नाउ चूंकि इसकी शेप चेंज हो गई, तो शेप अगर हम किसी चीज़ की चेंज करें, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन शेप, दैट इज कॉल्ड द कन्फिगरेशन, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं कन्फिगरेशन। तो इसकी बहुत सारी मिसालें हैं कि जैसे हम किसी चीज़ को प्रेस करें, अगर हम इस बॉल है, रबर बॉल अगर हमारे पास होगा तो उसको प्रेस करते हैं तो वापस जो है ना वो एनर्जी वहाँ से क्रिएट हो जाती है। इसी तरह से अगर हम शेप चेंज करें किसकी, जब हमारे पास एक एरो वो बो होता है और उसके सामने वो जो स्ट्रिंग होती है, तो वो स्ट्रिंग को जब हम एरो से ऐसे पीछे की तरफ खींचते हैं, ऐसे इस तरफ यहाँ पे आ गया, तो जो ही हम फिर छोड़ते हैं इसको, तो दिस क्रिएट इज द एनर्जी टू रिलीज द एरो विद सच अ ग्रेट वेलोसिटी। तो क्या होता है इसमें, एक्चुअली जो हमने यहाँ पे जोर लगाया अपने कंधे की मदद से, तो इसकी कन्फिग्रेशन हमने चेंज की, यहाँ पे एनर्जी पोजेस्ड बाय, इसकी शेप चूंकि हमने चेंज की, द एनर्जी पोजेस्ड बाय दिस जो स्ट्रिंग है वहाँ पे, अब ये वापस अपनी पोजीशन में जब आएगी तो वहाँ पे ये एनर्जी वापस हमें दे रहा है, वही एनर्जी जो हमने अप्लाई की थी। मीन्स द एनर्जी पोजेस्ड बाय दिस स्ट्रिंग इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी है। इसी तरह से जो हम यूज़ करते हैं रॉकेट्स में या गन में, जब हम एक बुलेट को वहाँ से रिलीज करते हैं, दैट एक्चुअली द मैकेनिज्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अप्लाइज दिया, कि हम किसी चीज़ की कन्फिग्रेशन में चेंज लाके, किसी चीज़ की शेप में चेंज लाके उसमें एक एनर्जी स्टोर करते हैं, एंड देन द एनर्जी स्टोर, पोटेंशियल का मतलब ही होता है स्टोर, ठीक है ना, तो वो स्टोर एनर्जी देन गेट्स कन्वर्टेड इन द काइनेटिक एनर्जी। और हमें क्या रिजल्ट में मिलता है कि गोली बहुत ही तेज़ रफ्तारी से चलती है, इसी तरह से रॉकेट्स जब लॉन्च होते हैं तो वहाँ पे, या एक और चीज़ जो अगर हम एटॉमिक बॉम्ब, जो आप इंशाल्लाह एटॉमिक बॉम्ब के बारे में शायद आपको हाँ 10th क्लास में पढ़ना है, फ्यूजन एंड फिशन के बारे में, फ्यूजन एंड फिशन और चैन रिएक्शन वगैरह के, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि कैसे एक पोटेंशियल एनर्जी जो किसी एटॉमिक बॉम्ब में होती है, देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी रिजल्टिंग इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी नेशन। तो इसी तरह से अगर हम बात करें, ये पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की बात हो गई, ये जो दो तरीके, इसके बाद अगर हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ एनर्जी की, यूनिट्स क्या होनी चाहिए। अगर आपने कल के मतलब क्लास पे थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपने इसी तरह से वो पढ़ा होगा, और अगर अभी भी आपको कुछ याद नहीं है तो आप वापस जाके वहाँ पे उस लेक्चर को खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और फिर से व्यू कर सकते हैं। तो हमने जब वर्क डन के बारे में पढ़ा था, जब हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा था, तो हमने क्या कहा था सीधे तौर पे कि एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क यानी काम करने की सलाहियत। इसका मतलब है कि वर्क ही है ये एबिलिटी। और इसको समझने के लिए हमें एक और चीज़, जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी, इस तरह से एक और चीज़ हमें साइंस में फिजिक्स में मिलती है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना। इस वर्क एनर्जी थ्योरम के पोस्टुलेट्स या वगैरह के बारे में जानने से पहले मैं आपको, जो हमने शायद पहले ही लेक्चर में, इस क्लास के लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द रिलेशन ऑफ वर्क डन, तो मैंने आपसे ये कहा था कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, ये तो क्लियर है इतना। और हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज m इनटू a इनटू s, ठीक है ना, m इनटू a इनटू s।
मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आप मोशन चैप्टर में जो हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आपको याद है कि स्क्वायर ऑफ चेंज इन स्क्वायर ऑफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2as। अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होता है बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। और अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। तो ये आपको हमने वहाँ पे अच्छी तरह से सीख लिया था कि acceleration is equal to v square minus u square divided by 2s, where a stands for acceleration, v is the final velocity of any object, u is its initial velocity, and s is the displacement by which the object has been displaced। अगर हम इस चीज़ को जहन में रखें, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें। देखो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है। अगर कोई चीज़ रेस्ट में है, ठीक है ना, बिल्कुल ये बॉल आप कहते हैं ये रेस्ट में है, तो रेस्ट का मतलब क्या होता है कि ये इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज जीरो, तो इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय यू। और अगर हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल और इस गेंद को यहाँ पे पहुँचाया, तो जब ये चल रही होती हैं तो किसी स्पीड से किसी वेलोसिटी से चल रही होती है, एंड दैट वेलोसिटी को हम कैसे मानते हैं, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट बाय द टाइम, कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो होगी इसकी, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और अगर हम इस पॉइंट पे आ जाएं कि यहाँ पे हमें मेजर करना होगा कि फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी, दैट इज कॉल्ड v। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, तो हम कहते हैं कि अगर एक्सेलरेशन निकालना होगा दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, तो यू स्क्वायर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि u ज़ीरो था। ये एक जो है ना सिचुएशन है हमारे सामने, ये अभी आप याद रखें, ये भी आप जहन में रखें। अभी दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर कोई चीज़ जा रही है, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी चल रही है ऑलरेडी किसी वेलोसिटी से, फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड, और हमने अचानक से एक्सेलेरेटर इस पर अप्लाई किया, तो जो ही हम एक्सेलेरेटर अप्लाई करते हैं तो और ये वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो जाती है, इट इंक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी जब हमने स्टार्ट किया था एक्सेलरेटिंग, तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। अब जब हमने इसको एक्सेलरेट किया, फॉर एग्जांपल ये 18 मीटर पर सेकंड पे आ गई ये स्पीड, द फाइनल वेलोसिटी बिकम्स इंक्रीजेस टू 18 मीटर पर सेकंड। तो जब हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो फाइनल वेलोसिटी हम लेते हैं 18 और इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं 10। इसके बरअक्स अगर कोई गाड़ी जो है ना ये जा रही है इस 18 मीटर पर सेकंड से फॉर एग्जांपल, और हमने इस पर ब्रेक्स अप्लाई की, ठीक है ना, ब्रेक्स अप्लाई की, तो इसमें घटोतरी आ गई, किसमें, स्पीड में, वेलोसिटी में, इट बिकेम फॉर एग्जांपल 8 मीटर पर सेकंड। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी आ गई ये कम होती है, तो यहाँ पे हम इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होती है हमारी 18 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी जो है ना वो 8 मीटर पर सेकंड। ये भी हमने पहले चैप्टर में एक्चुअली पढ़ा था, लेकिन मैं आज क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत है वर्क एनर्जी थ्योरम को समझने के लिए। अब वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहती है वो हम तब समझेंगे जब हम ये पहले डिराइव करेंगे एक इक्वेशन क्या है हमारे पास कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस। ये आप जहन में रखिए। अब देखिए यहाँ पे वर्क डन क्या है, क्या मिल जाएगी हमें, वर्क डन विल बी मास, मास तो ऑब्जेक्ट का कॉमन ही रहेगा, दैट इज ऑलवेज मास, और एक्सेलरेशन के बदले हम ये लिखेंगे, ठीक है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस, और साथ में यहाँ पे बाहर से ये एस मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है इतना कि वर्क डन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मास तो मास ही है यहाँ पे, ठीक है ना, पॉप कभी नहीं बन जाएगी, द इनटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस, ये एस और ये एस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें फाइनल इक्वेशन क्या मिली वर्क डन की, दैट इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई 2s है यहाँ पे, ठीक है ना, तो 2 यहाँ पे डिवाइड है, 2m वी स्क्वायर माइनस m यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू
हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। अब एम वी स्क्वायर हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि दैट इज हाफ ऑफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो इट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी काइनेटिक एनर्जी है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है। तो वर्क डन का मतलब क्या हुआ? इट इज द चेंज इन द एनर्जी, मीन्स जो अगर हम इसको लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है ना दैट फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और इसको लिखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हमें क्या मिला कि चेंज इन द एनर्जी, मीन्स जो पहले जो इनिशियल जो फाइनल वेलोसिटी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी उसमें हम अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। कि काइनेटिक एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी निकालो। अब हमने ये कह रहे हैं कि फाइनल एनर्जी है, ये कह रहे हैं इनिशियल एनर्जी है, तो एनर्जी आएगा ना। तो वर्क का इसका मतलब है कि वर्क इज डायरेक्टली द काइनेटिक एनर्जी। इट मे बी चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी बट इट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो अगर अब वर्क भी एनर्जी है तो यूनिट्स के बारे में एक्चुअली मुझे आपको समझाना था कि अगर वर्क का जो यूनिट है दैट इज जूल। इसका मतलब है कि एनर्जी का भी मतलब होना चाहिए जूल। और हमें एक चीज और पता चली कि वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसी को हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज कॉल्ड द वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखिए कितनी आसान है वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इट इज द काइनेटिक एनर्जी, इट इज आर चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। अब मैं इसको कैसे जस्टिफाई कर सकता हूं अपने सेंटेंस को कि नहीं एनर्जी ही है। अब मैं कह रहा हूं कि चेंज इन एनर्जी है, लेकिन अब इस चेंज इनको खत्म करने के लिए, इस लफ्ज को खत्म करने के लिए और आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे वो वाली मिसाल लेता हूँ। कौन सी मिसाल? कि अगर हमने किसी चीज को रेस्ट से एक्सलरेट किया, कि रेस्ट से कोई चीज यहाँ पे रेस्ट में था, फॉर एग्जाम्पल या तो कि उस ब्लॉक का ये बिल्कुल रेस्ट में था, मीन्स इट इज इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, और हमने ऐसा धक्का मारा इस कि ये डिस्प्लेस भी हो गया और इसकी वेलोसिटी भी कुछ आ गई, फॉर एग्जांपल 8 मीटर पर सेकंड, बहुत जोर से धक्का मारा। अब ये जो है ना ये फाइनल वेलोसिटी है इसकी, दैट इज v। अब जब हम वर्क डन की बात करेंगे, क्योंकि वर्क डन क्या होगा? दैट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना, इनटू डिस्प्लेसमेंट। याद रखना बात को। अब देखिए मास कितना है, दैट इज m, एक्सेलरेशन कितना है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई s, और ये s और ये s हम कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिला यहाँ पे? वर्क डन विल बी इक्वल टू m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अगर हम सेपरेटली इसको भी 2 करें डिवाइड, इसको भी 2 डिवाइड करें तो इसी के बराबर आएगा। अब ये जो है ना, चूंकि ये u स्क्वायर, u इज जीरो, मीन्स वर्क डन कितनी होगी? m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस m इंटू यू स्क्वायर, u इज जीरो डिवाइडेड बाय 2 मीन्स दिस होल विल बिकम जीरो। तो हमें वर्क डन कितनी आ गई? दैट विल बी हाफ ऑफ m v स्क्वायर विच इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मीन्स वर्क डन इज एक्चुअली द काइनेटिक एनर्जी। तो वहां पे हमने कहा था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और हमने साथ भी कहा था कि इट इज एक्चुअली द काइनेटिक एनर्जी। तो ये यहाँ पे प्रूव भी हो गया कि इट इज काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी क्या भी हो सकती है कि ये वर्क डन क्या है ना, कभी नेगेटिव भी तब हो सकती है अगर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होती और हमने ब्रेक्स अप्लाई किए, या हमने रोका, हाथ से रोका, या गेंद को जो फुटबॉल है उसको लात से रोकने की कोशिश की, मीन्स इफ द इनिशियल velocity is greater than the final velocity, then the work done there is that is negative। तो एनर्जी जो है ना वहां पे काइनेटिक एनर्जी में चूंकि डिक्रीज आ गया, लिहाजा वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो हमें ये चीजें जो है ना ये कंसेप्ट भी क्लियर करने हैं।